दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख द रियल इशू एट COP27 इज एनर्जी इक्विटी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है ऊर्जा समानता COP27 का असली मुद्दा। मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP27 की बैठक जारी है। इसमें विश्व के प्रमुख नीति निर्माता सहित लगभग 195 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मंच का प्रयोग कर नीति निर्माता ग्लोबल वार्मिंग सहित अन्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार यानी COP26 के दौरान जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कोयले को रोल आउट करने और नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने पर विकसित देशों ने जोर दिया था। इसका भारत सहित विकासशील देशों ने काफी विरोध किया था। विकसित देशों का कहना था कि वे वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर ऊर्जा असमानता का सामना कर रहे हैं। यानी जहां विकसित देश ऊर्जा की पहुंच के मामले में धनी है, तो वहीं विकासशील देश राष्ट्र ऊर्जा की उचित मात्रा की पहुंच के स्तर पर भी समस्या झेलते हैं। साथ ही ये देश ऊर्जा गरीबी का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में सीमित समय में कोयले को रोल आउट करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में वे सक्षम नहीं हैं और वे खुद को इससे अलग करते हैं। ऐसे में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट और G7 देशों द्वारा भारत को GEPT में शामिल करने की कवायद के बीच ऊर्जा असमानता पर बहस होना लाजमी है। सवाल है कि आखिर ऊर्जा असमानता क्या है, हालिया समय में वैश्विक स्तर पर इसको लेकर विवाद क्यों है, और सवाल यह भी है कि आखिर क्यों वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समानता की जरूरत पड़ रही है। आज के इस आर्टिकल में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा असमानता क्या है। दरअसल यहाँ ऊर्जा शब्द का मतलब विद्युत से है, जबकि ऊर्जा असमानता का मतलब आम जन तक ऊर्जा की असमान पहुंच से है। गौरतलब है कि कुछ राष्ट्र अपनी मांग के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम हैं, तो वहीं कुछ राष्ट्र आज तक ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह है कि कई राष्ट्र अपनी मांग के मुताबिक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति के मद्देनजर जानकारों ने इसके लिए एक शब्द इजाद किया है, जिसे ऊर्जा असमानता के रूप में जाना जाता है। विद्युत का उत्पादन कई तरीकों से किया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन संयंत्रों, परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि इसके उत्पादन के माध्यम हैं। लोग आवश्यक और रचनात्मक दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। खाना पकाने जैसी दैनिक गतिविधियों से लेकर फैक्ट्री में सामान बनाने तक विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य विद्युत ऊर्जा पर निर्भर हैं। इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि विद्युत की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। वर्तमान में ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो विकास की बुनियाद को तैयार करता है और अवसरों को खोलता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसकी उपयोगिता समृद्धि के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज तक बहुत सारे राष्ट्र ऊर्जा के असमान वितरण का सामना करते हैं। यही कारण है कि जानकारों ने COP27 बैठक में ग्लोब पर स्थित दक्षिण विकासशील राष्ट्रों को अपनी ऊर्जा गरीबी और ऊर्जा पहुंच में गंभीर वैश्विक असमानता के सवाल को केंद्र में रखने का सुझाव दिया है। तो आइए वैश्विक ऊर्जा असमानता पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा गरीबी और असमानता विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 733 मिलियन लोग बिजली की पहुंच से वंचित थे, जबकि 2.6 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ ईंधन और तकनीक की कमी देखने को मिली। इसके अलावा विकसित देशों में औसत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग गरीब देशों की तुलना में लगभग 85 गुना अधिक है। उप सहारा अफ्रीका की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 487 किलोवाट घंटा है, तो दूसरी ओर OECD देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 7,750 किलोवाट घंटा है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऊर्जा असमानता की वास्तविक स्थिति और भी स्पष्ट हुई है। महामारी के बाद जहां अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश गंभीर कृषि और औद्योगिक मंदी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अवसंरचनात्मक कमी ने ऊर्जा असमानता को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते विकासात्मक परियोजनाओं पर ऊर्जा की कमी का बहुआयामी प्रभाव पड़ा है।
इसके अलावा साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया में गृह युद्ध की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध जैसी स्थितियों के चलते ऊर्जा और खाद्य कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। नतीजतन ऊर्जा असमानताओं में वृद्धि हुई है। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में कई देश जीवन यापन के स्तर पर मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बीते समय में आरबीआई ने कई बार अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया। इसके बावजूद आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफल रही। सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीते दिनों आरबीआई के साथ बैठक की और इस मामले पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 70 मिलियन अतिरिक्त लोगों के गरीबी रेखा से नीचे आने का अनुमान है। एशिया और अफ्रीका में लगभग 90 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में बिजली की सुविधा प्राप्त की है, मगर बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में यूएनएफसीसीसी विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान ढूंढने का एक प्रमुख मंच साबित हो सकता है। हालांकि विकासशील देशों में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को विकसित देशों ने नजरअंदाज किया है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों के संदर्भ में ऊर्जा गरीबी की पहचान करना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि COP26 का असली मुद्दा क्या था। बता दें कि COP26 की बैठक पिछले साल ग्लासगो में संपन्न हुई थी। बैठक में साल 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा कोयले पर निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ शिफ्ट होने को कहा गया था। इसके अलावा शामिल देशों से शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए अपनी समय प्रतिबद्धता को घोषित करने को कहा गया। इस पर भारत ने 2050 के लक्ष्य को खारिज करते हुए साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा। साथ ही 5 सूत्रीय प्रतिज्ञा या पंचामृत का वचन दिया है। इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन देश बनने, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने और अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल था। इसके अलावा उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कमी करना और 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना शामिल था। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने कहा कि वर्तमान में भारत सहित विकासशील देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। इन देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये देश अभी भी अपने यहाँ लोगों को विद्युत की सुविधा नहीं दे पाए हैं। ऐसे में ये राष्ट्र विद्युत की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही इन देशों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है। स्थिति के मद्देनजर विकासशील देशों को तकनीक के साथ वित्तीय मदद की जरूरत है, जिसे विकसित देशों द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं विकासशील देशों का तर्क है कि वर्तमान में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के पीछे विकसित देशों का हाथ है, न कि विकासशील देशों का। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में यूएसए की कुल ऊर्जा मांग में 81% जीवाश्म ईंधन का योगदान है, तो वहीं यूरोप अपनी कुल ऊर्जा मांग को 76% तक जीवाश्म ईंधन से पूरा करता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने की प्रतिबद्धता के 30 साल होने के बावजूद विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित देशों में डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के स्तर पर प्रयास बहुत ही कम रहा है। साथ ही साल 2022 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के कोयले की खपत में क्रमशः 3% और 7% वृद्धि का अनुमान है। हाल ही में आई उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2020 के दौरान वैश्विक उत्सर्जन में शीर्ष 6 देशों और ईयू का लगभग 55% योगदान रहा। ईयू के अलावा इनमें शामिल देश हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं G20 सदस्य देश 75% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार रहे। साल 2020 में प्रति व्यक्ति औसत वैश्विक ग्रीन गैस उत्सर्जन 6.3 टन CO2 के बराबर था, जबकि भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 2.4 टन CO2 से भी कम था। आइए अब जानते हैं कि आखिर ऊर्जा समानता की जरूरत क्यों है। संयुक्त राष्ट्र ने समावेशी विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में से एक SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा समानता की आवश्यकता है। आज के समय में समावेशी विकास करना वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की पहली प्राथमिकता है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी अंतर मौजूद है।
इसमें से एक बड़ी समस्या के रूप में ऊर्जा पहुंच के स्तर पर देखने को मिलती है। पिछले दशक में बहुत सारे राष्ट्रों में बिजली की सुविधा बढ़ी है। इसके विपरीत उप सहारा अफ्रीका में ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है जिन तक बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है। साथ ही स्वच्छ ईंधन की पहुंच के बिना हर साल खाना पकाने से लाखों की संख्या में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जरूरी है कि सभी तक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा समान पहुंच के साथ सुनिश्चित हो। चूंकि बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास में ऊर्जा का विशेष महत्व है, इसी के आधार पर विकास के मानकों का निर्धारण होता है। ऐसे में विकासशील देशों में विकास की बुनियाद तैयार करने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा से ही जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर दुनिया को इस तरह के विकास पर जोर देना चाहिए जहां भूख, कुपोषण और गरीबी के लिए कोई जगह ना हो। इसके साथ ही सार्वभौमिक कल्याण की अवधारणा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच सुलभ कराना जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। दरअसल लोगों के व्यवहार और पर्यावरण के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रबंधन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा असमानता से बचने का यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा COP27 के दौरान विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा गरीबी और ऊर्जा पहुंच के स्तर पर वैश्विक असमानताओं को मुद्दा बनाने पर जोर देना चाहिए। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, जिसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर कई रूपों में देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को देखते हुए वैश्विक संगठन कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी से कार्बन एमिशन को कम करने की अपील की जा रही है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों की अनदेखी करना सही नहीं होगा। बहुत सारे राष्ट्र जहां आज तक मांग की तुलना में ऊर्जा की कम पहुंच और ऊर्जा का असमान वितरण देखने को मिलता है, जिससे इन देशों के विकास में रुकावट पैदा होती है। नतीजतन ये कई सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। ऐसे में हमें ऐसी रणनीतियां तैयार करने और अपनाने की जरूरत है जो विकास में रुकावट बने बिना कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो टिकाऊ विकास की अवधारणा पर विकास की रणनीतियों को तय करने की जरूरत है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। ऊर्जा निर्धनता विकास को अवरुद्ध करती है और UNFCCC का मंच इस समस्या का समाधान खोजने का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस कथन के आलोक में वर्णन कीजिए।